हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी आर वॉरियर्स में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर, जिसमें हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे संविधान कि भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसका संवैधानिक ढांचा किस प्रकार का है। तो आज जो सर्वप्रथम चर्चा की जाएगी वो की जाएगी संवैधानिक ढांचे पर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं संविधान। संवैधानिक ढांचा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद भारत के संविधान का निर्माण का सीधा लिख लें हम, संविधान का निर्माण। और संविधान के निर्माण के बाद हम चर्चा करेंगे संविधान की विशेषता पर। संविधान की विशेषता के बाद जो हमें चर्चा करनी है वह है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के बाद हम चर्चा करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र के बाद हमें चर्चा करनी है अपनी नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता के बाद हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों के बाद हमें चर्चा करनी है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व राज्य के जो है। फिर इसके बाद हमें जो चर्चा करनी है मूल कर्तव्यों पर। मूल कर्तव्य के बाद हमें जो चर्चा करनी है संविधान संशोधन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारा टॉपिक है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम जो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भारत में यूरोप का आगमन The arrival of Europeans in India। भारत में यूरोप किस तरीके से आए थे? तो सबसे पहले जो भारत में यूरोप का आगमन हुआ वो पुर्तगाल का हुआ था, जिसमें पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी
आइए सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पर चर्चा करेंगे। जो आई थी आपकी 1498 में, फिर 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आए डच, उस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। सोलह सौ दो। डच के बाद आते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आती है 1616। डेनिश के बाद आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो आती है आपकी 1664। और आखिरी एक कंपनी आई थी स्वीडिश, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो आई थी आपकी 1731। हमें जो चर्चा करनी है मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम पुर्तगाल पर चर्चा करें तो पुर्तगाल कंपनी की शुरुआत जो इन्होंने अपनी पहले करी थी वो कालीकट से करी थी। कालीकट में इनकी पहली व्यापारिक कोठी आई। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत 1600 में हुई, इनकी जो सबसे पहली व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में थी। इनकी भी सूरत में थी और फ्रांसीसियों की भी सूरत में थी सबसे पहले। ये कालीकट। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी इसमें कालीकट से हुई थी। और जो पहले इनके गवर्नर थे फ्रांसिसी डी अल्मीडा, इसमें एडम स्मिथ आए थे सबसे पहले। और हमारे लिए जो इसके मेन जो गवर्नर हैं, जिनका पहला गवर्नर था मेन, वो था डुप्ले। तो फ्रांसिसी डी अल्मीडा थे, इन्होंने जो शुरुआत करी थी, इन्होंने एक पॉलिसी की शुरुआत करी थी जिसे शांत जल की नीति कहते थे। जो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता था। और फ्रांसिसी डी अल्मीडा के बाद जो अगले गवर्नर आए 1505 में जो आए थे, उनका नाम था अल्बुकुर्क, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। और उनका एक और योगदान था, वो था कि जो बीजापुर के राजा थे उस समय, आदिल यूसुफ शाह, उनसे गोवा को छीनकर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण वहाँ पर किया था। और उसके बाद अगर यूरोप, हम पुर्तगाल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है 1661 की घटना, जिसमें पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने जो वर्तमान में मुंबई है उस समय के बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया। पुर्तगाल के बारे में हमें केवल इतना ही पढ़ना है, बाकी जो है सब कि किस तरीके से ये कंपनियां आई वो इतिहास का विषय है। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आती है आपकी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले कर लेते हैं थोड़ी सी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में आई थी। 1664 में इस कंपनी का जो महत्व है वो केवल ये है कि सभी कंपनियां व्यापारिक रूप से सिमट कर रह गई थी, केवल इन दोनों को छोड़ के, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो दो कंपनियां थी इन्होंने राजनीतिक रूप से भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उसके बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए। जो तीनों युद्ध थे उन्हें कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। पहला जो युद्ध हुआ दोनों के बीच में उसको ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध बोलते हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिम से हुई थी लेकिन वो धीरे धीरे भारत में भी फैल गया। उसके बाद पश्चिम में जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था उसके बाद वो लासापले की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा जो युद्ध था वो कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था और साथ में हैदराबाद के भी उत्तराधिकार का युद्ध, क्योंकि जब कर्नाटक द्वितीय वॉर हुआ आंग्ला और फ्रांस के बीच में, उस समय जो वहाँ के निजाम थे, निजाम उल मुल्क, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उत्तराधिकार का जो संकट पैदा हुआ उसमें दोनों कंपनियां अपने राजनीतिक फायदे और व्यापारिक फायदों के साथ अपने अपने फायदे वाले नवाब को बैठाना चाहती थी सत्ता में। उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है वो सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जिसमें बॉडीवॉर्स का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और उस पर हार के बाद फ्रांसीसी बस एक व्यापारिक कंपनी के रूप में सिमट कर रह गए। और आइए अब हम चर्चा करते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, जिसकी शुरुआत महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर या अधिकार पत्र द्वारा हुई थी, जिसमें उन्होंने वहां के निवासियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्यों के साथ साथ भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। बंगाल, उड़ीसा और बिहार। 1765 में जब बंगाल और बिहार और उड़ीसा के जब दीवानी अधिकार कंपनी को मिले, इसका कारण था इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट के नेतृत्व में जो लड़ा गया था, उस समय जो मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिनका साथ दिया था मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। क्या कारण रहा कि 1765 में कंपनी को जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? वो कारण थे कि 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध में हार। युद्ध में मुगल बादशाह के नेतृत्व में हार। बाईस अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह के नेतृत्व में हार हुई। मुगल बादशाह के साथ जो अन्य दो व्यक्ति थे वे थे मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था,
मीर कासिम जो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध था वो नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के उस समय के नवाब थे और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। लेकिन जो उनके सेनापति थे उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों का साथ दिया इस युद्ध में, जिसके बाद नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और हार होने के बाद बंगाल का जो नवाब था उसे मीर जाफर को बनाया गया। लेकिन मीर जाफर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के साथ विरोध करने लगा कि जब इनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रहा था, तो उसकी जगह इन्होंने उसके जो मीर जाफर था उसके जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम ने अपने जो बंगाल राज्य था उसको उसके हालत सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए, जिससे खफा होकर इन्होंने 1763 में मीर कासिम को गद्दी से हटाने का फैसला लिया और मीर कासिम की हार के बाद उन्होंने दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर कासिम और बंगाल जो सुजाउद्दौला है अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध अंग्रेजी सेना के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की। बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई और हार के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद संधि हुई। इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार से के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, जिसके बाद राजनीतिक रूप से कंपनी और मजबूत हो गई। कि हमने अभी देखा कि 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इसी के साथ कंपनी राजनीतिक रूप से भारत में मजबूत होती गई और ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रणों को बढ़ाने के लिए कुछ अधिनियम लेकर आई, जो कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम उनको देखते हैं। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको अब हम दो तरीके से देखेंगे। एक वो जिसमें कंपनी का शासन आता है, दूसरा जिसको हम क्राउन का शासन बोलते हैं। या ताज का शासन। कंपनी का शासन जिसको हम देखेंगे 1773 से 1853 से लेकर 1858, और वहीं क्राउन के शासन को 1858 से लेकर 1947 तक। कंपनी का जो शासन था इसमें जो एक्ट है, सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर दूसरा नंबर पर आता है संशोधन अधिनियम। अधिनियम 1781, जो इसी का ही संशोधित रूप था, जिसे बंदोबस्त या सेटलमेंट की भी संख्या दी गई है। तीसरे नंबर पर आता है पिट्स इंडिया एक्ट
1784 और एक आता है 1786 का अधिनियम। फिर आता है चार्टर एक्ट, सत्रह सौ 93। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। फिर चार्टर एक्ट 1833। और फिर इस कड़ी में जो आखिरी एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853, जिसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ और जो शासन है वो सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। जिसमें पहला जो अधिनियम आता है एक तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर भारत परिषद अधिनियम की शुरुआत होती है, जिसमें 3 आते हैं, 1861 का, 1892 का और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर आता है 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से फेमस है, इसको बोलते हैं 1919 को भारत शासन अधिनियम। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसके बाद 1919 के बाद एक आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद एक आता है सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद तो हम चर्चा करेंगे 1947 का भारत स्वतंत्र अधिनियम। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। इन सभी अधिनियम पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अगली वीडियो में इन सब को विस्तार से बताएंगे।